हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज की जो ये मेरी क्लास है, ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क अगस्त 2022 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंध में आज मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला हूँ। ये जो प्रश्न हैं आप लोगों के, वो है यूनिट नंबर 9 से। और यूनिट नंबर 9 के अंतर्गत कहा गया है श्रम कल्याण एवं मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में। यहाँ हम लोग बात करेंगे श्रम कल्याण से संबंधित कुछ प्रश्नों पर और मानव संसाधन प्रबंधन से संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। और एक है सिक्स सिग्मा, ये भी इम्पोर्टेंट है। सिक्स सिग्मा से भी हमने कुछ प्रश्न यहाँ पर डाले हैं। CSR के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जिसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जाता है, यानी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के बारे में हम लोग यहाँ पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और सामाजिक दायित्व के प्रारूप क्या क्या हैं, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये आज हम लोग यूनिट नंबर 9 से कुछ प्रश्न कर रहे हैं। और आज से आप लोगों का 1 महीना और रहता है, यानी 30 दिन बाद एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एनटीए यूजीसी नेट ने एग्ज़ाम डेट जो है क्लियर कर दिया है, और यह 12 अगस्त और 13 अगस्त और 14 अगस्त ये डेट क्लियर किया है। इन तीनों डेट में एक डेट जो होगी वो सोशल वर्क की होगी, ठीक है। और इसकी भी डेट अभी नहीं आई है, और जैसे ही 1 सप्ताह या 10 दिन बचेगा, अगस्त के शुरुआती वीक में, फर्स्ट वीक में या जुलाई की लास्ट वीक में आप लोगों को डेट कंफर्म पता चल जाएगी कि सोशल वर्क का एग्ज़ाम कौन से दिन है। यदि आप लोग मॉक टेस्ट के लिए प्रैक्टिस चाहते हैं, PYQ के रूप में प्रैक्टिस चाहते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो उसकी फ़ीस मैंने 500 रखा है। और आप लोग यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 10 तक की आप जो है पूरी PDF प्लस में वीडियो का लिंक और लाइव क्लासेस पर डे लेना चाहते हैं, तो उसकी फ़ीस मैंने 999 रुपये रखा है। केवल ये 1 महीने के लिए है, ठीक है। 1 महीने रह गए हैं, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न ये है आपके लिए कि भारत एक प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य है। इसके संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने नागरिकों को शोषण के विरुद्ध क्या उपलब्ध कराता है। सामाजिक कार्य या औद्योगिक विकास या संरक्षण या सांस्कृतिक ज्ञान। अगर हम बात करें, भारत एक प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य है और इसके संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राज्य अपने नागरिकों को शोषण के विरुद्ध संरक्षण उपलब्ध कराती है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। बात करते हैं श्रम कल्याण से संबंध में प्रश्न नेक्स्ट भी है। कह रहा है कि भारत में श्रम कल्याण सेवाओं तथा मानव संसाधन प्रबंधन में सुविधाओं का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रमिक विशेष रूप से जो असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं, यह किसका शिकार होते हैं। क्या राजनीतिक गतिविधियों का, या बी शोषण का, ऑप्शन सी कार्य क्षमता का, ऑप्शन डी आर्थिक समावेश का। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर असंगठित क्षेत्र में जो कार्यरत हैं वो शिकार होते हैं शोषण का। ऑप्शन नंबर बी आपका अगेन सही हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, औद्योगिक विकास की दृष्टि से अविकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का क्या करते हैं। समावेश करते हैं, आयात करते हैं, निर्यात करते हैं या पर्यवेक्षण करते हैं। ऐसे भी प्रश्न आप लोगों को एनटीए यूजीसी नेट अगस्त 2022 में देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब होगा निर्यात। औद्योगिक विकास की दृष्टि से अविकसित देश अपने प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था अविकसित थी और इस समय कृषि का योगदान भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको आप जीडीपी बोलते हैं, कितने प्रतिशत से अधिक था। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब 60% से अधिक था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, किस वर्ष के बाद, यानी पश्चात का मतलब होता है बाद, भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया पर बल दिया गया तथा उपागमों की प्रकृति में मौलिक भिन्नता भी लाई गई है।
आपके सामने 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब होगा 1992 में ये मौलिक भिन्नता को लाई गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ गया, 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने है, किसी भी देश की आर्थिक प्रगति या विकास किसके विकास के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन ए है राजनीतिक संगठन, ऑप्शन बी है आर्थिक समानताएं, ऑप्शन सी है उद्योग, ऑप्शन डी है समाज कार्य। क्वेश्चन नंबर 6 का किसी भी देश की आर्थिक प्रगति या विकास उद्योग विकास के बिना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कारखाना अधिनियम किस वर्ष प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1948। देखिए कल मैंने आप लोगों से श्रम कल्याण मानव संसाधन प्रबंधन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया है, उसी के संबंध में आज मैंने आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आया है। पीडीएफ में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है कल। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश एवं विभिन्न राज्य सरकारें किस अधिनियम के अंतर्गत अपने प्रावधान और नियम बनाती है तथा निरीक्षणालयों की सहायता से क्रियान्वित करती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कारखाना अधिनियम 1948। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में, श्रम कल्याण के अंतर्गत किस योजना या सुविधा को सम्मिलित किया जाता है। आपको बता दूं, श्रम कल्याण के अंतर्गत शिक्षा संबंधी सुविधाओं को भी रखा गया है, आहार सुविधाओं को भी रखा गया है और आवास समस्या को भी रखा गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यही करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में कि वर्ष 2013 में किस रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिक कल्याण ऐसी सेवाओं, सुविधाओं तथा सुगमताओं के अर्थ में समझा जा सकता है जिसकी स्थापना उसके काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य तथा अनुकूलन वातावरण में काम करने के लिए किया जाता है या किया जाए। तो ऑप्शन ए है क्या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला ही है ILO, जो 1919 में जिसकी स्थापना की गई थी। आज हम ILO के बारे में थोड़ी सी डीप जानकारी लेंगे क्लास शाम 8 बजे से जो चलने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, निम्नलिखित में से श्रम कल्याण की प्रकृति कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी 11 अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पे श्रम कल्याण की आवश्यकता भी है, प्रकृति के अगर नेचर की बात करेंगे और श्रम कल्याण के कार्य और महत्व भी है और औद्योगिक शांति की व्यवस्था भी है। मैंने आप लोगों को इसके नेचर पर चर्चा कल की क्लास में शाम को 8 बजे से हमने किया था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ये सभी के सभी सही माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, श्रम कल्याण कार्य के माध्यम से हम न केवल श्रमिकों के मानवीय जीवन के लिए उचित एवं आवश्यक सुख सुविधाएं जुटा सकते हैं बल्कि उसमें किसके उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागरिक। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे, सेवा योजक तथा सरकार द्वारा किया श्रम कल्याण कार्य श्रमिकों की दशाओं में सुधार के लिए आवश्यक नहीं है बल्कि यह सेवा योजकों द्वारा किसकी कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा विनियोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा औद्योगिक। ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कल्याणकारी कार्य नहीं होगा, आर्थिक सुगमता भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, औद्योगिक इज द राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि विभिन्न सामाजिक प्रथाओं, औद्योगिकीकरण की सीमा तथा श्रमिकों के किसके साथ ही एक देश से दूसरे देश में इनकी विवेचना टाइपोलॉजी जो भिन्न होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होना चाहिए, सामाजिक विकास इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, श्रम कल्याण का उद्देश्य किसके विधान का एक ही अंग है जिसमें श्रमिक समाज के विशिष्ट समूह होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब अगर हम बात करें, सामाजिक विधान होता है, जहां श्रम कल्याण के उद्देश्य सामाजिक विधान का ही एक अंग है जिसके
श्रमिक समाज की विशिष्ट समूह के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, कोई भी श्रम कल्याण संबंधित योजना अथवा कार्यक्रम तब तक प्रभावपूर्ण रूप में नहीं बनाया जा सकता जब तक कि किसके नीति निर्धारक श्रम कल्याण की आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो सामाजिक होगा, ना कि आर्थिक और ना ही राजनीतिक। ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, फैक्ट पर आधारित के.एन. वैद्य के द्वारा दिए गए श्रम कल्याण के सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन से माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब अगर मैं आप लोगों से बात करूं, यहाँ पर डी हो जाएगा, प्रजातांत्रिक मूल्यों का सिद्धांत हो जाएगा और कुशलता का सिद्धांत हो जाएगा, उचित मजदूरी का भी सिद्धांत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। इसके बारे में मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया भी था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे कि के.एन. वैद्य द्वारा दिए गए श्रम कल्याण के सिद्धांत में किस सिद्धांत की आधारभूत मान्यता औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिक के सजग विवेकपूर्ण से है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब अगर मैं बात करूं, प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो सिद्धांत है ये बेसिकली मान्यता देता है औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिक को सजग करने को लेकर और उसके विवेकपूर्ण से। ऑप्शन नंबर आपका 18 का सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 19 को लेकर, श्रम कल्याण सेवाओं एवं सुविधाओं से श्रमिकों की कार्य की शर्तें तथा परिस्थितियों में सुधार होता है तथा किसकी संपत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, तो मैं आपसे बताऊंगा यहाँ पे सोशल इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बी वाला करेक्ट माना जाएगा। दास्ता और बंदिश, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करिएगा, सोशल। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे, निम्नलिखित में से श्रम कल्याण के सिद्धांत कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने, श्रम कल्याण की आवश्यकताओं को स्वीकार करना, आपको मालूम है कल मैंने पढ़ाया था। प्रभावपूर्ण कार्यक्रम के निर्माण का सिद्धांत होगा और अनुभूत आवश्यकताओं का सिद्धांत भी होगा। उपर्युक्त सभी के सभी करेक्ट जवाब हो जाएंगे। 20 का डी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने कह रहा है कि श्रम को व्यक्ति एवं समाज के विकास के लिए आवश्यक मानते हुए श्रम कल्याण को डैश का अभिन्न अंग के रूप में स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब हो जाएगा, सामाजिक नीति इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, जीवन के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकताओं की क्षति के लिए किसका निर्माण करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 22 का योजना या कार्यक्रम का निर्माण करना पड़ता है जीवन के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकताओं की क्षति को, अगर हमें उसे समाधान करना है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि कोई भी श्रम कल्याण कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि वह श्रमिक की क्या आवश्यकताओं पर आधारित होता है। क्या बुनियादी, जिसको अनुभूत कहते हैं, प्रबुद्ध, सी क्रियाशील, ऑप्शन डी सामान्यीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब हो जाएगा अनुभूत। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञों को आमंत्रित करके उनसे आवश्यकता परामर्श लेते हुए किसका निर्माण किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन नंबर सी कार्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है आपके कि श्रम कल्याण कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवश्यक होते हैं, सामान्यतः यह संसाधन किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। तो अगर हम बात करें संस्थानों द्वारा, गलत जवाब, कर्मचारियों द्वारा, गलत जवाब, मालिकों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा कि श्रम कल्याण कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवश्यक होते हैं, यह सामान्यतः संसाधन मालिकों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। मैंने कल आप लोगों को बताया भी था इसके बारे में, कौन व्यवस्था करता है, जो संस्था का ऑनर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26, श्रम कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवश्यक संसाधन जुटाने का दायित्व मालिक, श्रमिक एवं समाज तीनों द्वारा संयुक्त रूप से निभाया जाना चाहिए, जिसमें श्रमिकों की अधिकतम से अधिकतम क्या हो सके, आपसी एकता, कल्याण या विशिष्ट समूह या आवश्यक संसाधन। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी जो होगा, कल्याण इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27, श्रम संबंधित विधि निर्माण जो श्रमिक या कार्मिकों, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियन जिसको आप बोलते हो, श्रम या व्यापार संघ, किसके बीच के संबंधों को परिभाषित करती है।
अगर हम बात करें यहाँ पे तो याद रखिएगा सरकार इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा 27 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। वर्तमान समय में डैश प्रतिमाह का वेतन लेने वाले कर्मचारी मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 28 का सही जवाब हो जाएगा 18,000, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, कौन सा अधिनियम सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है? क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब होगा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, यही आपका करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत कितने अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया है? क्वेश्चन नंबर 30 का सही जवाब हो जाएगा 40 अनुसूचित रोजगार को, ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम 1996 के अंतर्गत कितने लाख रुपए से अधिक परियोजनाओं पर पारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 का सही जवाब हो जाएगा 10 लाख। तो याद रखिएगा भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम जो 1996 का है उसके अंतर्गत 10 लाख से अधिक परियोजनाओं पर पारित किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। मानव संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता इस बात पर बल देती है कि उपक्रम में उपलब्ध मानवीय संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए किसकी प्राप्ति की जानी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब क्या होना चाहिए? निर्धारित लक्ष्यों की, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे। किसके द्वारा रचित पुस्तक मानव संसाधन चैंपियन में कहा गया कि मानव संसाधन प्रबंधन आज की आवश्यकता है और अच्छे संगठन की कुंजी भी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 33 का सही जवाब हो जाएगा डेविड उलरिच, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य आशय मतलब तात्पर्य है कि मानव की एक संपत्ति है जिसका क्या होना आवश्यक होगा? क्वेश्चन नंबर 34 इज द राइट आंसर। इसका होगा संयोजन एवं दक्ष उपयोग, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं 35 के बारे में। निम्नलिखित में से मानव संसाधन प्रबंधन का प्रारूप कौन से है? क्वेश्चन नंबर 35 हमारे सामने है। इसका सही जवाब हो जाएगा टीम भावना का विकास करना, श्रम के प्रति आदर करना और प्रभावी संप्रेषण, ऑप्शन नंबर डी आपका सही माना जाएगा। उपर्युक्त सभी के सभी सही माने जाएंगे मानव संसाधन प्रबंधन के प्रारूप। आज भी थोड़ा सा हम लोग इसके प्रारूपों पे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। संगठन के लिए श्रम शक्ति खोज मानव संसाधन प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है। इसके लिए मानव संसाधन स्रोत को क्या करना चाहिए? क्या विघटित होना चाहिए, विकसित या निर्मित या निर्माणित या संगठित? क्वेश्चन नंबर 36 का सही जवाब जो होगा वह होगा विकसित, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का दर्शन, चिंतन तथा प्रयास पूर्णतः किसको समर्पित है? क्वेश्चन नंबर 37 का सही जवाब हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंधन को। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का दर्शन, चिंतन और प्रयास पूर्णतः मानव संसाधन प्रबंधन को समर्पित किया गया है, ऑप्शन नंबर पहला वाला करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38, समाज कल्याण के रूप में दी जाने वाली ऐसी सेवाएं जो कि वृद्धों, महिलाओं, बच्चों, असहाय इत्यादि से संबंधित होगा, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव किस पर पड़ेगा? क्वेश्चन नंबर 38 का मानव संसाधन प्रबंधन पर पड़ेगा, याद रखिएगा आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 39 की बात अगर हम लोग करते हैं, मानव संसाधन विकास की अवधारणा कार्मिकों के विकास को किससे समझने का प्रयास करती है? क्वेश्चन नंबर 39 का सही जवाब जो हो जाएगा आपका यहाँ पर सर्वांगीण विकास या सर्वांगीण दृष्टिकोण को बात करती है। मानव संसाधन विकास की अवधारणा कार्मिकों के विकास को सर्वांगीण विकास के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 39 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें किसी संगठन के कर्मचारियों की एक नियोजित ढंग से सहायता की जाती है?
ऑप्शन ए है सामाजिक संसाधन विकास, मानव संसाधन विकास, कार्मिक विकास और ऑप्शन डी है ये सभी। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 40 को लेकर तो मानव संसाधन विकास आप लगाइएगा, ना कि सभी को लगाइएगा, ये गलत जवाब हो जाएगा। मानव संसाधन, सामाजिक संसाधन नहीं, ना ही कार्मिक विकास। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में। सिक्स सिग्मा की गुणवत्ता नियंत्रित या नियंत्रण पद्धति है, इसे किस वर्ष मेट्रोला इंक द्वारा विकसित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 41 का सही जवाब हो जाएगा 1986 में इसको विकसित किया गया था सिक्स सिग्मा को। सिक्स सिग्मा 2019 में 2 प्रश्न बैक टू बैक पूछे गए थे यहाँ से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है सारे के सारे यहाँ पे। सिक्स सिग्मा अगर बात करेंगे 42 के बारे में, सिक्स सिग्मा चक्र समय में सुधार पर बल देता है, जबकि एक ही समय में विनिर्माण दोष को कम करके तथा कितने प्रतिशत या कितने प्रति जो है मिलियन यूनिट की घटनाओं से अधिक नहीं होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 42 ऑप्शन नंबर ए 3.4 मिलियन, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 सिक्स सिग्मा की कितनी 2 प्रधान विधियां हैं जिसके या जिससे योजना बनाओ, कार्यवाही करो, जांचो, पूरा करो, चक्र से प्रेरित है? क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर 2 विधियों पर आधारित है। अभी हम 2 विधियों पर भी आज शाम को चर्चा करेंगे। शाम 8 से लेकर 9 बजे जो आप सबकी यूजीसी की क्लास चलेगी समाज कार्य पर, यूनिट नंबर 9 पर। आज लास्ट पॉइंट होगी यूनिट नंबर 9 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के बारे में कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण एक स्वतंत्र है, गैर सरकारी संगठन है। वर्तमान समय में इसमें कुल डैश देश शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 44 का 164 देश को शामिल किए गए हैं। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानकीकरण को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में। ISO के रूप में जाने वाले संगठन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जिसकी स्थापना राष्ट्रीय मानकीकरण संघों के अंतर्राष्ट्रीय संघ के रूप में की गई थी? क्वेश्चन नंबर 45 का सही जवाब हो जाएगा 1928, ऑप्शन नंबर सी 1928 में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 के बारे में। सिग्मा का ही पार्ट है ये, संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM किस प्रकार का सिद्धांत है जो ग्राहकों की आवश्यकता और संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सभी संगठनात्मक कार्य को एकीकृत करता है? क्वेश्चन नंबर 46 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी प्रबंधन सिद्धांत होना चाहिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के सिद्धांत कौन से शामिल किए गए हैं? 47 का सही जवाब क्या होना चाहिए यहाँ पे? प्रक्रिया केंद्रित भी, ग्राहक केंद्रित भी, स्वीकृत प्रणाली भी, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करेंगे। अप्रत्याशित भिन्नता का पता लगाने के लिए किसके उपयोग की निरंतर निगरानी की जानी चाहिए? इसका सही जवाब है प्रदर्शन इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 किसी संगठन का प्रदर्शन कितना अच्छा है यह जानने के लिए प्रदर्शन के उपायों पर क्या आवश्यक है? क्वेश्चन नंबर 49 का सही जवाब हो जाएगा डेटा यानी आंकड़ा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में। CSR का क्या पूरा नाम होगा? CSR का पूरा नाम कॉर्पोरेट सोशल, यहाँ पे CSR के बारे में बात किया जा रहा है 50 के बारे में, तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? क्या कॉर्पोरेट सोशल रिलेटी? गलत जवाब। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द राइट जवाब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। CSR होता क्या है? CSR है क्या, मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का सही जवाब हो जाएगा उभरती व्यावसायिक प्रथा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के घटक कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब क्या होना चाहिए? आर्थिक उत्तरदायित्व भी है, कानूनी उत्तरदायित्व भी है, नैतिक उत्तरदायित्व भी है, ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा। ये सभी के सभी करेक्ट जवाब हैं। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 53 के बारे में। किस उत्तरदायित्व को निभाने के लिए थोड़े विवेक की आवश्यकता होती है? थोड़े विवेक की आवश्यकता होती है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट जवाब माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 को। किस उत्तरदायित्व की व्यवसायी अपनाते हैं? क्वेश्चन नंबर 54 हमारे सामने है, इसका सही जवाब हो जाएगा कि विवेकशील उत्तरदायित्व को व्यवसायी अपनाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी वाला करेक्ट माना जाएगा। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के मॉडलों की संख्या कितनी है?
ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब आपके सामने बी यानी 3 टाइप के मॉडल देखने को मिले हैं। इस पे भी हम लोग आज जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यूनिट नंबर जो 9 है उसमें एक पॉइंट लास्ट की है कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध, उसी के अंतर्गत CSR को भी दिया गया है। हम वहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे और सामूहिक सौदेबाजी के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो आज यूनिट नंबर 9 का लास्ट क्लास है शाम को 8 बजे से, और हम शाम को 6 बजे से करेंगे 2010 का दिसंबर 2010 का PYQ, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इसमें, जो आप लोगों को रिपीट भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में। वह तरीका जो एक निगम द्वारा शासित होता है वह बताइए क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब हो जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इस टाइप के प्रश्न आजकल UGC में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सही उत्तर का चयन करना है आप लोगों को। मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य आशय मतलब तात्पर्य कि मानव एक संपत्ति है जिसका संयोजन एवं दक्ष उपयोग आवश्यक माना जाता है। तो क्या ये पॉइंट आप लोगों के लिए सही जाना जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। और कार्यस्थल पर समूह भावना विकसित की जाती है। हीन भावना से आपसी विश्वास बढ़ता है। हीन भावना से आपसी विश्वास बढ़ता है और विश्वास और उत्साह के वातावरण में काम करना संगठन और व्यक्तियों के दोनों के लिए लाभकारी होता है। ये भी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य के विकास या सरकार के अस्तित्व की कल्पना करना व्यर्थ होता है। ये भी सत्य जवाब हो जाएगा। मानव को संगठन का मूल्यांकन या मूल्यवान तथा असीमित क्षमताओं से युक्त संसाधन मानकर उसके सर्वांगीण विकास की प्राथमिकता प्रदान करने की मानव संसाधन विकास की अवधारणा कुछ दशक पूर्व ही स्वीकार कर ली गई थी। ये भी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 का 1 2 3 4 जिस ऑप्शन में होगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। हमारे सामने है कि आपको पढ़कर बताना है कि गलत कथन कौन सा है और उसी को आपको चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने है। सामाजिक सुरक्षा संबंधित विधान के अंतर्गत समस्त अधिनियम आते हैं जो श्रमिकों के लिए विभिन्न सामाजिक लाभों, बीमारी, प्रसूति, रोजगार, न्यूनतम मजदूरी इत्यादि की व्यवस्था करता है। ये सही है आपका। कोई भी श्रम कल्याण संबंधित योजना और कार्यक्रम तब तक प्रभावपूर्ण रूप से बनाया जा सकता है कोई भी, हाँ बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर आपका सेकंड वाला भी हो जाएगा। और कोई भी श्रम कल्याण संबंधित योजना और कार्यक्रम तब तक प्रभावपूर्ण रूप से बनाया जा सकता है जिसमें श्रम कल्याण पूर्ण रूप से हो। जरूरी ये नहीं कि श्रम कल्याण पूर्ण रूप से हो, है ना। तो ये आपका गलत जवाब हो जाएगा। ये बेसिकली यहाँ पे निश्चित कर दिया है और इसलिए यह प्रश्न आपका 58 का ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यही गलत हो गया आपका। यहाँ पे जीवन के किसी भी क्षेत्र में आवश्यकता की पूर्ति के लिए कोई ना कोई योजना और कार्यक्रम बनाना भी पड़ता है। तो ये तो सही है। ऑप्शन नंबर आपका 58 का सी वाला करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं। जरा यहाँ पर ध्यान से देखिए आप सभी लोग। आप कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। पॉइंट नंबर 1, केंद्रीय क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी को प्रवर्तन केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र जिसको CIRM के जरिए सुनिश्चित किया जाता है, जिसको हम लोग केंद्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र के नाम से जानते हैं। तो 59 वाला जो आपका स्टेटमेंट होगा यहाँ पर आपका पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। औद्योगिक रोजगार अधिनियम 1946 के अंतर्गत कहा गया है कि ऐसे प्रत्येक प्रतिष्ठान, है ना, मैंने संस्थान प्रतिष्ठानों के बारे में बताया था कल आप लोगों को, पर लागू होता है जिससे कि अधिक श्रमिकों को नियुक्त किया जाता है। बिल्कुल सही जवाब है। मानव संसाधन प्रबंधन की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि उपक्रम में उपलब्ध मानवीय संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करते हुए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जानी चाहिए। ये भी आपका सही हो जाएगा मानव संसाधन प्रबंधन के रूप में। पॉइंट नंबर 4 आपके सामने है कि कह रहा है कि संगठन मानव द्वारा निर्मित एवं संचालित होते हैं तथा समुदाय, राजनीतिक और समाज को विभिन्न प्रकार के लाभान्वित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 का सही जवाब आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। उपर्युक्त सारे के सारे सही माने जाएंगे 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 60 हमारे सामने है। श्रम कल्याण की संकल्पना देते हुए किसने कहा कि श्रम कल्याणकारी का अर्थ किसी फर्म द्वारा श्रमिकों के व्यवहार एवं कार्य के लिए अपनाए जाने वाले कुछ सिद्धांतों से है।
तो मैं आपसे कहूँगा क्वेश्चन नंबर 60 का सही जवाब क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर आपका कैली इज़ द राइट आंसर होगा। मैंने आप लोगों से कल इसकी परिभाषा पर भी चर्चा किया था। बात करते हैं किसने ये कहा कि औद्योगिक कल्याण के संबंध में कार्य की प्रेरणा एवं औचित्य संबंधित विभिन्न विचारधाराओं की श्रृंखला से संबंधित होगा। क्वेश्चन नंबर 61 हमने यहाँ पे जवाब देंगे आप लोगों को, हर्बर्ट स्पेंसर इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं, सही उत्तर का चुनाव करना है, सही कूट का चुनाव करना है। 62 हमारे सामने है। और मैं अगर आपसे बात करूं, श्रम कल्याण कार्यक्रमों के लिए संसाधन आवश्यक होते हैं। सामान्यतः ये संसाधन मालिकों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, ये सही है। श्रम संबंधित विधि निर्माण किसी राज्य द्वारा निर्मित उन कानूनों को कहते हैं जो श्रमिक यानी कार्मिकों, रोजगार प्रदाताओं, ट्रेड यूनियन, सरकार के बीच संबंधों को परिभाषित करता है, ये भी सही हो जाएगा। श्रम संबंधी विषय या विधि या नियम का प्रतिपादन करके श्रमिकों के हितों के लिए उपयोगी उपाय किए जाते हैं ताकि देश में श्रम कल्याण के कार्य को सुचारू रूप से किया जा सके, ये भी सही हो जाएगा। और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 सरकार को विनिर्दिष्ट रोजगारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत करता है, ये भी सही हो जाएगा। आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 62 का ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा, 1 2 3 4 जो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63 हमारे सामने, निम्नलिखित में से कथनों को गलत चुनाव करना है आपको। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा लिखा गया है 63 में? तो अगर हम बात करें श्रम कल्याण में श्रमिक समुदाय के आर्थिक, नैतिक, बौद्धिक, सामाजिक लाभ को जो है संबंधित कार्य सम्मिलित किए गए हैं, ये सही है। भारत में श्रम कल्याण के कार्यों को लेकर श्रमिकों को मानसिक शारीरिक उन्नति, जहां कार्य कुशलता में वृद्धि हो सके, ये भी बात कही गई थी, मैं कल बताया था। सेवा योजक द्वारा किया गया श्रम कल्याण कार्य जो है श्रमिकों की संपत्तियों में कोई बदलाव नहीं करता, गलत जवाब यहाँ पे आ जाएगा और ये नीचे समाज की ओर जाता है, गलत जवाब। ऑप्शन नंबर सी ही आपका सही है, यही गलत कथन है। 4 भी देख लेते हैं, श्रम कल्याण औद्योगिक कल्याण की व्यवस्था में सहायक होते हैं जो औद्योगिक संबंधों में मधुर बनाता है, ये भी सही आपका हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 63 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 हमारे सामने है, आपको कूट के सहायता से सही विकल्प का चुनाव करना है। 64 हमारे सामने है। सिद्धांत शब्द का प्रयोग यहाँ पर सामान्यीकरण को संबोधित करने के लिए किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। और श्रम कल्याण के महत्व का सही अर्थ जो है तभी स्वीकार किया जा सकता है जब तक कि बात पर सहमति व्यक्त की जाए कि श्रमिक, उसके परिवार, उद्योग तथा समाज एक दूसरे पर निर्भर रहें, बिल्कुल सही जवाब। कोई भी श्रम कल्याण कार्यक्रम तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि श्रमिकों के अनुभूत आवश्यकताओं पर निर्धारित ना हो, ये भी सही बात है। कुछ कार्यक्रम ऐसे होने चाहिए जिसके परिणाम दीर्घकालीन योजना अनुसरण करते हुए सापेक्षता अधिक लंबे समय के उपरांत परिलक्षित भी हो सके। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा 64 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। हमारे सामने ये है, आपको गलत कथन की पहचान करनी है। 65 हमारे सामने, तो अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो यहाँ पे देखिए, श्रम कल्याण सेवाओं और मानव संसाधन प्रबंधन की उचित सुविधाएं जो है श्रमिक वर्ग को विकसित करती है, ये आपका सही हो जाएगा। विकसित देशों में जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, रूस, आर्थिक सामान्यता, इन देशों में औद्योगिक इकाइयों के प्रोन्नत एवं उच्च विकास युक्त वृद्धि हुई पड़ी है, ये भी सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है, अच्छा स्वतंत्र मिश्रित तो है, जिससे कंपनियों का योगदान 50% से अधिक है। तो यहाँ पर गलत जवाब, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट जवाब माना जाएगा कि स्वतंत्रता के बाद समय में भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित थी। तो अभी वर्तमान की बात करनी चाहिए थी इसे ना, तो इसने पास्ट की बात कर लिया, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा, सी वाला। और कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के कल्याण और उसकी सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी विभिन्नताएं हैं, उनके पहलुओं को नियमित करने के लिए दायित्व सरकार के ऊपर लेती है, और ये भी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 अगर हम बात करते हैं 65 के लेकर, तो वो सी वाला ही सही जवाब हो जाएगा। 66 में देखिए आप सभी लोग, यहाँ पर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ए और आर के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट होगा कि 6 सिग्मा गुणवत्ता नियंत्रण पद्धति को 1987 में मेट्रोला इंक द्वारा विकसित किया गया था। तो 66 हमारे सामने है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो ये गलत स्टेटमेंट पहला ही आ गया आप लोगों के सामने, है ना। अगर हम बात करते हैं कारण को लेकर, 6 सिग्मा पद्धति का प्रयोग गलतियों एवं दोषों की सीमित, ठीक है, करने की प्रक्रिया में डेटा संचालित समीक्षा का उपयोग करने में होता है। तो ये आपका सही हो जाएगा। बेसिकली 6 सिग्मा की अगर हम लोग चर्चा करते हैं मेट्रोला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 6 सिग्मा में क्या बताया गया है, वर्ष, उस चीज़ को आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, 1986 है ना कि 1987 है, ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। यही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर आप देखें, यहाँ पर ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 67 की बात कर लेते हैं। कथन कह रहा है 6 सिग्मा का सांख्यिकीय जनसंख्या के मानक विचलन का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। 67 हमारे सामने, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? आपका करेक्ट मानना चाहिए, आपको मानक विचलन के प्रतिनिधित्व के रूप में किया जाता है। और उसके बाद 6 सिग्मा के 2 प्रधान विधियां हैं, आपको अच्छे से मालूम होगा, DMAIC और DMADV। तो ये 2 ऐसी विधियां हैं, अभी हम इसके बारे में डिटेल जानकारी भी लेंगे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो व्याख्या नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर मानक विचलन के प्रतिनिधित्व की बात किया और इसकी 2 विधियां अलग अलग है। तो IAR दोनों तो सही है, परंतु व्याख्या नहीं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 68 के बारे में, 68 हमारे सामने है कि उपभोक्ता उत्पादों और जो है सेवाओं के अंतिम उपभोगकर्ता के सुरक्षा के लिए कार्य करती है। तो 68 का अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो ये आपका सही माना जाएगा। और ISO एक स्वतंत्र गैर सरकारी, नहीं सरकारी संगठन है भाई, गलत जवाब ऑप्शन नंबर। आप यहाँ पर देखिए तो ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन कुल संगठन की मजबूत बनाने के लिए कर्मचारियों को लेकर CEO तक की पूर्ण अधिकार देता है, पूरा अधिकार देता है। तो सही जवाब है आपका। और फिर अगर हम बात करें किस प्रकार के संगठन जैसे आंतरिक संगठन, नासा, इसरो ने संपूर्ण गुणवत्ता के प्रबंधन को तैनात किया, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए यहाँ पे देखो नासा, इसरो वगैरह के बारे में संगठन की चर्चा किया है और ऊपर वाली लाइन में कर्मचारियों को लेकर CEO के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तो सही है, परंतु इसकी व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 देख लीजिए। CSR एक उभरती हुई व्यावसायिक प्रथा है जो कंपनी के व्यवसाय मॉडल को सतत विकास को शामिल करती है। क्वेश्चन नंबर 70 हमारे सामने है, तो मैं आपसे कहूँगा कि ये स्टेटमेंट सही है। CSR जो आप जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय कारकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ये भी सही है। और आपका तो अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे देख लीजिए व्याख्या के लेकर, देखिए यहाँ पे सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय कारकों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है, तो प्रतिकूल प्रभाव इधर डल रहा है। और CSR उभरती व्यावसायिक प्रथा जो कंपनी के व्यवसाय मॉडल को सतत विकास को शामिल करती है, तो मैं आपसे कहूँगा कि अलग अलग स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मॉडल को लेकर वो बात कर रहा है, यहाँ पर अलग बात कर रहा है, ठीक है, प्रभाव की बात कर रहा है, तो इसलिए बी अगेन आपका सही होगा, ना कि यहाँ पर व्याख्या हो रहा। तो 70 का ऑप्शन नंबर आपका बी सही माना जाएगा, ठीक है। अच्छा आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए और भी प्रश्न हमारे सामने हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न अच्छा चलिए कंप्लीट करवा ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 के बारे में, श्रम कल्याण कार्यों में से हमारा मतलब होता है कि ऐसे कार्यों से जो श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने और सर्वांगीण विकास करने के लिए किया जाता है। 71 हमारे सामने है, तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये सही है। औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो अविकसित और प्राकृतिक संसाधनों को निर्यात करते हैं और विनिर्मित वस्तुओं को अधिक मूल्य चुकाकर आयात करते हैं, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर आपको बता दूं दोनों स्टेटमेंट सही है, परंतु व्याख्या नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 कि किसी भी संगठन के 3 महत्वपूर्ण साधन है, मानव, पदार्थ और धन। और अगर हम बात करते हैं 72 के अंतर्गत, तो आप ध्यान रखिएगा सभी लोग, डेविड उलरिच की पुस्तक जो है मानव संसाधन चैंपियन है, ये आपको मैंने पढ़ाया भी। और मानव संसाधन प्रबंधन का आज भी आवश्यकता है, अच्छे संगठन की कुंजी मानी जाती है। तो ये भी सही है, ये भी सही, परंतु देखिए यहाँ पर व्याख्या नहीं है, क्योंकि ये किताब के बारे में और ऊपर साधन के बारे में, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बी दोबारा सही हो जाएगा 71 का। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये लास्ट ईयर के कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर हम बात करें 78 के बारे में, मजदूरी संदाय अधिनियम का सही जवाब क्या होना चाहिए, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये 1936 कहा जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करते हैं न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लाया गया है, ये 1948 का है। औद्योगिक रोजगार अस्थायी आदेश अधिनियम मैंने कल आप लोगों से चर्चा भी किया था, 1946। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम 1979, मैंने कल आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाया था। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी वाला आपका करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 की देख लीजिए कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है गलत है, कौन सा युग्म 79 का गलत है। तो देखिए बहुलक्ष्य जो मॉडल होगा वो कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व को प्रतिनिधित्व या प्रतिबद्धता बताता है। पारस्परिक संघर्ष मॉडल जो है सामाजिक दायित्व के लिए संघर्ष माना जाता है। पर्यावरणीय विकास मॉडल सुदृढ़ वातावरण का निर्माण करता है, गलत जवाब, यही आपका स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि ये देखो फैक्ट से प्रश्न है, फैक्ट से पर्यावरणीय विकास मॉडल इसके अंतर्गत नहीं आता, ये मॉडल है ही नहीं, ठीक है। ये तो बेसिकली उसकी विशेषता को बता देता है, उसकी उद्देश्य को बता देता है। जोड़ा गया मूल्य मॉडल क्या है, जागरूक, जो जोड़ा गया है वो बेसिकली जागरूक कर्मचारी को खोजने की विधि है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 79 का सी वाला करेक्ट माना जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 80 देख लीजिए। अगर हम बात करें सामाजिक दायित्व के संगठक किसे शामिल किया जाता है। 80 यानी 80 नंबर का प्रश्न है, आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे सभी लोग। तो मैं आपसे कहूँगा कि आर्थिक उत्तरदायित्व है, कानूनी उत्तरदायित्व है, प्रबंधन उत्तरदायित्व, नैतिक उत्तरदायित्व नहीं है। नहीं, एक मिनट, प्रबंधन नहीं है, नैतिक माना जाएगा। ठीक है, आपका जो है पहला, दूसरा, चौथा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी को देख लीजिए, 80 में डी लिखा हुआ है, 1 4 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको मैच करना है, सह दायित्व का सिद्धांत किसको रिप्रेजेंट करता है। 81, तो सह दायित्व का सिद्धांत कल्याण की संयुक्त भागीदारी को, और प्रजातांत्रिक मूल्य सिद्धांत किसको रिप्रेजेंट करता है, ये कल्याणकारी कर्म जो है कार्यक्रम से सभी भागीदारी को। जो सामाजिक दायित्व का सिद्धांत है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, सामाजिक दायित्व का, ये बेसिकली वस्तुओं की सेवाओं को व्यापक पैमाने को रिप्रेजेंट करता है। पुनः व्यक्तिकरण का सिद्धांत उद्योग संबंधी नीतियों को उचित क्रियान्वयन को रिप्रेजेंट करता है। ये इससे हो जाएगा। तो 81 का सही जवाब क्या होना चाहिए, आपका सही जवाब होना क्या चाहिए, एक मिनट, जो सामाजिक दायित्व हो जाएगा ना, वो आप देखिए सामाजिक दायित्व जो होगा ना, ये बेसिकली उद्योग संबंधी नीतियों को रचित क्रियान्वयन करता है। और यहाँ पे पुनः व्यक्तिकरण का सिद्धांत जो है वस्तुओं को सेवाओं में व्यापक पैमाने का इसको, तो सीधा सीधा मैच हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, है ना, यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न जुलाई 2018 में पूछा गया था। ठीक है, तो इसको क्रम आप लोगों को पता होना चाहिए, जुलाई 2018 का प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सही क्रम क्या होना चाहिए आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर आपको समझना, श्रमिक संघ अधिनियम आपका पहले नंबर पे आएगा, फिर उसके बाद मजदूरी भुगतान अधिनियम आएगा, फिर आपका आएगा यहाँ पर तीसरा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम आएगा, और फिर उसके बाद आपका आएगा औद्योगिक विवाद अधिनियम। औद्योगिक विवाद अधिनियम नहीं, औद्योगिक विवाद अधिनियम यहाँ पर जो आएगा, देखिए नंबर 1 पर आपको बता दूं मैं, श्रमिक संघ अधिनियम, श्रमिक संघ अधिनियम 1926, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, सभी लोग लिख लीजिए 1926। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, और औद्योगिक विधि अधिनियम 1947, और मजदूरी जो भुगतान अधिनियम होगा ये आपका हो जाएगा 1936, लेकिन ये जो मॉडिफाई किया गया है वो 65 में मॉडिफाई किया गया है, 1965 में। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रम लगाइए, नंबर 1 पे कौन सा है, 26 हो जाएगा, नंबर 2 पे कौन सा आएगा, थर्ड, नंबर 3 पे जो है थर्ड पे दूसरे नंबर पे आएगा 36 वाला, ये वाला 4। ठीक है, 1 4, फिर उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद आपका 2 आ जाएगा। तो 1 4 3 2 जिसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, यही आपका करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका पहले का जो जुलाई 2018 में प्रश्न बनाया गया था, ये इस तरीके के सही हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से प्रश्न आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मजदूर संघ में जो है नासिकता का सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब हो जाएगा MK गांधी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें, किसी संगठन की जनशक्ति का ग्राफ निरूपण करना क्या कहलाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ये पूछा गया प्रश्न है नवंबर 2017 में, तो इसका सही जवाब है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक वैधानिक कल्याणकारी प्रावधान नहीं माना गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब हो जाएगा आपका परिवहन को नहीं माना गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा गया था, ये औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा डैश में उल्लेखित किया गया कि नियोक्ता केवल उन कर्मकारों की छटनी करेगा जिन्हें सबसे हाल में ही भर्ती किया गया है। तो बताइए जरा इसको कौन सी धारा के अंतर्गत ही आता है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो मैं आपको बताऊँ जो है 25 का जी में आता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, किस अधिनियम में औद्योगिक प्रतिष्ठानों जिसे संस्था की नियोक्ताओं की अपेक्षा की जाती है कि नियोजन की शर्तों को परिभाषित किया जाए। देखो जुलाई 2016 का यह प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, औद्योगिक नियोजन अस्थायी आदेश अधिनियम 1946, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार डैश श्रमिकों की संख्या पर फर्स्ट एंड बॉक्स उपलब्ध कराया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब हो जाएगा 150, है ना। ठीक है, तो 150 के अनुसार श्रमिकों की संख्या के बताई गई है फर्स्ट एंड बॉक्स को लेकर। 8 में अगर दिसंबर 2014 को देख लीजिए प्रश्न आया था, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में के अंतर्गत कौन सा साधन विवाद निपटाने के साधन नहीं माने गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब हो जाएगा प्रश्न करना, ये नहीं था, बाकी अधिनिर्णय था, समझौता था, विभाजन था। आपका यहाँ पे जो है डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे प्रश्न आज आप लोगों से मैंने जो करवाया है,
ये प्रश्न थे यूनिट नंबर 9 के, और यूनिट 9 के अंतर्गत ही जो टॉपिक था आपका श्रम कल्याण एवं मानव संसाधन प्रबंधन, उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे सारे प्रश्नों को मैंने करवा दिया है। यदि आप लोग मॉक टेस्ट PYQ लेना चाहते हैं तो 500 रुपये में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और यदि आप यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक PDF चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, PYQ चाहिए, आपको वीडियो का लिंक चाहिए, ये सारे जो है इन सभी चीज़ों को जो उसकी फ़ीस रखी गई है 1 महीने के लिए वो 999 रुपये में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो अभी से आप लोग जो है जुड़ जाइए, 1 महीने की तैयारी आप जो है आसानी से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट में तो इस चीज़ों को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप 8506031308 पर कॉल कर सकते हो, या व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो इसके बारे में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आज शाम को जो क्लास चलने वाली है वो एक क्लास चलेगी 6 से लेकर 7, जिसमें मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा दिसंबर 2010 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। फिर उसके बाद 8 से 9 क्लास चलेगी। 8 से 9 वाले में यूनिट नंबर 9 है, जिसमें मैंने CSR को आज लिया है, और साथ ही साथ मैंने कुछ कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध, 6 सिग्मा इत्यादि जैसे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर उसके बाद हम लोग कल देखेंगे कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी, इसी टाइम हम लोग कल भी देखेंगे।